प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे विकासशील समाजों या देशों में लोक सेवकों या लोक प्रशासकों की विशेषताएं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, विकासशील समाजों में या देशों में विकासशील समाजों में लोक प्रशासन एवं लोक सेवकों की विशेषताएं। देखिएगा, वास्तव में विकासशील देशों के लोक सेवकों की विशेषताओं के संदर्भ में किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में और इसी के साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए मैं अलग से इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन एवं लोक सेवकों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या? जैसे मैंने यहाँ संकेत भी दिया है डायग्राम के माध्यम से कि प्रशासन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इनका सामान्य सा अर्थ क्या होता है। वैसे मैंने इन सब के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन चूंकि आज हमें विशेषताएं देखनी है विकासशील देशों के अंतर्गत जो लोक सेवक है उनकी, तो इन तीनों ही शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये लेंगे हम कि प्रशासन किसे कहते हैं। देखिएगा भाई, प्रशासन का सीधा सा अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना, अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो उसे प्रशासन कहा जाता है। अब वह कार्यों का प्रबंध यदि सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है, मतलब सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, तो लोक प्रशासन कहलाएगा। और यदि वही कार्यों का प्रबंध निजी क्षेत्र में, निजी कंपनियों में, निजी संस्थाओं में, निजी संगठनों में किया जा रहा है, तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाएगी। समझ गए? इसका मतलब प्रशासन शब्दावली में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों समाविष्ट हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने यहाँ नोट किया है लोक प्रशासन, फिर आगे लिखा है सरकारी कार्यों का प्रबंध करना। मतलब चूंकि हम केवल विकासशील समाज या विकासशील देशों के अंतर्गत जो लोक प्रशासन या लोक सेवक है उनकी चर्चा करेंगे बस। अर्थात जैसे लोक प्रशासन मतलब लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक या लोक प्रशासन। अब इसमें केवल जो विकासशील देश है, विकासशील समाज है, उनमें इन लोक सेवकों या लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लोक प्रशासन किसको कहते हैं। सरकारी कार्यों का प्रबंध। क्या? सरकारी कार्यों का प्रबंध जिनके द्वारा किया जाता है उसे लोक सेवक या लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून की क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वो कार्यपालिका शाखा होती है। और कार्यपालिका शाखा स्वयं दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री मंडल आता है और दूसरा आता है स्थायी कार्यपालिका जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं। तो एक प्रकार से इसके अंतर्गत स्थायी सरकारी कर्मचारी और मंत्रिमंडल दोनों ही आ जाते हैं। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और संसदात्मक शासन प्रणाली में तो विशेषकर मंत्रिमंडल और स्थायी सरकारी कर्मचारी ये दोनों ही कार्यपालिका शाखा में आते हैं और कानूनों की क्रियान्विति वास्तविक रूप में कार्यपालिका शाखा के द्वारा की जाती है। हालांकि ये लोक प्रशासन का संकुचित अर्थ है। लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ लिया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार के तीनों अंगों के द्वारा, क्या? सरकार के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा जो सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है वह ही लोक प्रशासन कहलाता है। लेकिन यहाँ सामान्य स्वरूप में आप ये ध्यान रखेंगे कि सरकारी कार्यों का प्रबंध करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। अब विकासशील देशों में जो ये सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है इनकी क्या विशेषताएं हैं,
ये बात हमें आज देखनी है, इनकी क्या विशेषताएं। फिर से बोल रहा हूं, विकासशील देशों में जो लोक प्रशासन होता है, जैसे एक उदाहरण के रूप में भारत है, भारत अभी विकासशील देशों में, विकासशील समाजों में ही आता है। तो भारत का उदाहरण ले सकते हैं हम, ठीक है। इसी के साथ हम पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, बांग्लादेश का उदाहरण ले सकते हैं, श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। तो इन देशों में जो ये लोक प्रशासन है, इसकी क्या विशेषताएं, मतलब सरकारी कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है विकासशील देशों में, वो किस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है वो तरीका ही इस लोक प्रशासन की या लोक सेवकों की विशेषताएं कहलाता है। तो इन विशेषताओं को हमें ठीक से समझना है। मैंने मेरी प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 9 बिंदु तैयार किए, जिससे कि आप समग्र रूप में जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी विकासशील समाज हैं, वहां जो लोक प्रशासन है, जो लोक सेवक है, उनकी विशेषताओं को आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी रूप में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम विकासशील समाजों में लोक प्रशासन एवं लोक सेवकों की विशेषताएं लेंगे अब हम, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात नोट करनी है, जो कि कंपटीशन में अक्सर पूछ ली जाती है और विद्यार्थी गलती करते हैं। एक विद्वान है इरविंग होरोविज, नोट करें बेटा, नोट करें, इरविंग होरोविज, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, विकास की 3 दुनियाएं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? विकास की 3 दुनियाएं। अर्थात वास्तविक रूप में होरोविज ने विकास के आधार पर 3 दुनियाओं की चर्चा की है। मतलब विकास की 3 दुनिया नामक पुस्तक में इन्होंने विकास के आधार पर 3 दुनियाएं बतलाई हैं। वो 3 दुनियाएं कौन सी हैं? पहली दुनिया है पश्चिमी यूरोप, ध्यान देंगे, पश्चिमी यूरोप। दूसरी दुनिया है सोवियत संघ, ठीक है भाई। और तीसरी जो दुनिया है वो है उपनिवेशवादी, ध्यान देंगे, उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश। फिर से दोहरा रहा हूं, पहली दुनिया, प्रथम दुनिया पश्चिमी यूरोप, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान आएगा इसमें। दूसरी दुनिया सोवियत संघ, जो कि एक प्रकार से साम्यवादी गुट है, साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था ये, और ये एक प्रकार से पूंजीवाद का नेतृत्व करता है, पूंजीवादी गुट है। और तीसरा जो है, तीसरी दुनिया जो है, वह तीसरी दुनिया है उपनिवेशवादी गुलामी से जो मुक्त देश है, वो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारत है, भारत भी 1947 से पहले ब्रिटेन के अधीन था। तो वास्तविक रूप में भारत को हम तीसरी दुनिया में इसी कारण से लेते हैं। पाकिस्तान को भी इसी कारण से तीसरी दुनिया में लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ, लेकिन पहले दोनों एक थे, पर थे तो किसके अधीन? ब्रिटेन के अधीन थे। तो 3 दुनिया हो गई। देखो ध्यान देना है, पहली दुनिया कौन सी है? पश्चिमी यूरोप, जिसमें अमेरिका, जापान, नोट कीजिएगा, अमेरिका, जापान, कनाडा इत्यादि देशों को आप ले सकते हैं। दूसरा सोवियत संघ, साम्यवादी गुट। तीसरा उपनिवेशवादी गुलामी से, मैंने शॉर्ट में लिखा है उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश, ये तीसरी दुनिया में आते हैं। तो हमें तो तीसरी दुनिया में जो ये लोक प्रशासन है, जो ये लोक सेवक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा करनी है। तो ये जो तीसरी दुनिया है, इस तीसरी दुनिया में जो लोक प्रशासन है, जो लोक सेवक है, उनकी विशेषताओं की चर्चा करनी है, ठीक है। तो ध्यान दें, अब जो तीसरी दुनिया है, यहाँ जो लोक प्रशासन है, लोक सेवक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है, बिंदु रूप में मैंने नोट कर दिया है, लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो ये तीसरी दुनिया है, जिसमें उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश आते हैं, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो इनमें क्या है, लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं हुआ है। इन्होंने विशेषकर वास्तव में जो ये पहली दुनिया है, पश्चिमी यूरोप या सोवियत संघ, इन्हीं के प्रतिमान का अनुकरण किया है, इन्हीं के आदर्श का अनुकरण किया है। इन्होंने अलग से अपना कोई प्रतिमान तय नहीं किया है। इनकी ये पहली विशेषता होगी। फिर से कह रहा हूं क्या,
कि लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी, अपने देश का स्वयं का कोई प्रतिमान मॉडल विकसित नहीं किया है। इन्होंने अपना कोई मॉडल प्रतिमान तैयार नहीं किया है। इन्होंने या तो पश्चिमी यूरोप या सोवियत संघ के प्रतिमान का ही अनुकरण किया है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है प्रशासन की बागडोर सामान्यज्ञ प्रशासकों के हाथों में रहती है। ध्यान दीजिएगा, जो विकसित देश है जैसे पश्चिमी यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की बात करते हैं हम, वहां वास्तविक रूप प्रशासनिक जो बागडोर होती है वो विशेषज्ञ प्रशासकों के हाथ में होती है। वो विशेषज्ञ होते हैं। वहां आप नोट करेंगे विशेषज्ञ प्रशासकों के हाथों में प्रशासन की बागडोर होती है। जबकि विकासशील देशों में या विकासशील समाजों में या तीसरी दुनिया के देशों में प्रशासन की बागडोर सामान्यज्ञ प्रशासकों के हाथों में होती है। जैसे यहाँ पर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आरएएस अधिकारी की बात आती है तो ये प्रांतीय स्तर पर आ जाती है। राजस्थान की बात करेंगे हम यहाँ तो, लेकिन आईएएस आईपीएस जो अधिकारी होती हैं वास्तविक रूप में इनको किसी भी विभाग में भेज दिया जाता है। तो क्या सभी विभागों के विशेषज्ञ होते हैं? नहीं होते। इसलिए वास्तव में ये सामान्यज्ञ प्रशासकों के हाथों में प्रशासन की बागडोर रहती है। जबकि विकसित देशों में वास्तव में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए विशेषज्ञ प्रशासकों के हाथों में प्रशासन की बागडोर रहती है। कहाँ? विकसित देशों के लोक प्रशासन में, विकसित देशों के लोक सेवकों की बात है ये। जबकि विकासशील देशों में जो लोक प्रशासन या लोक सेवक होता है उसकी विशेषता ये होती है कि प्रशासन की बागडोर सामान्यज्ञ प्रशासकों के हाथों में रहती है। ये कंपटीशन में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकसित देशों के अंतर्गत प्रशासन की बागडोर निम्न में से किसके हाथों में होती है? तो किसके हाथों में होती है? विशेषज्ञों के हाथों में होती है, विशेषज्ञ प्रशासकों के हाथों में। दूसरा क्या है कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन या प्रशासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? सामान्यज्ञ प्रशासकों के हाथों में होती है। तीसरी विशेषता है इन देशों में, इन देशों का मतलब जो ये तीसरी दुनिया के देश हैं या विकासशील समाज जो है, इन देशों के प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में विकसित देशों के अंतर्गत नौकरशाही और लाल फीताशाही की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। वहां पर कार्य तीव्र गति से किया जाता है और इसी के साथ में वहां नौकरशाही या अफसरशाही प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती है। वास्तव में वहां जो प्रशासक होते हैं वो अपने आप को जनता का सेवक ही समझते हैं। जबकि तीसरी दुनिया या विकासशील समाजों के अंतर्गत वास्तव में जो प्रशासक होते हैं, जो प्रशासन होता है या जो लोक सेवक होते हैं, वो अपने आप को नौकरशाही की प्रवृत्ति से घिरा हुआ पाते हैं। वो अपने आप को अफसरशाही प्रवृत्ति से घिरा हुआ पाते हैं। वो अपने आप को जनता का स्वामी समझते हैं, मालिक समझते हैं। और इसी के साथ में लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में विलंब करना, मतलब जानबूझकर ये कार्यों को धीमी गति से करते हैं। अर्थात जो फाइलें होती है वो फाइलें लाल फीते से बंधी रहती हैं और उन फाइलों को क्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात सबसे पहले नीचे के स्तर पर फाइल को भेजा जाएगा। जैसे हम ये कहेंगे एक सामान्य जो बाबू होता है एलडीसी यूडीसी का, उसके पास भेजा जाएगा। फिर इससे ऊपर जो अधिकारी होगा उसके पास में, फिर उससे ऊपर जो अधिकारी होगा उसके पास में, फिर उससे ऊपर जो अधिकारी होगा उसके पास में। तो क्रम से धीरे धीरे उन फाइलों को धीरे धीरे धक्का लगाया जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, आगे खिसकाया जाता है। इसी को लाल फीताशाही कहा जाता है, मतलब कार्य में जानबूझकर विलंब किया जाता है। तो विकासशील समाजों के अंतर्गत वास्तविक रूप में कोई भी प्रशासकीय काम होता है, प्रशासकीय काम में जानबूझकर विलंब किया जाता है, इसी को लाल फीताशाही की संज्ञा दी जाती है। तो विकासशील समाजों में या तीसरी दुनिया के देशों में या विकासशील देशों के अंतर्गत वास्तव में नौकरशाही और लाल फीताशाही की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है प्रशासनिक अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में जो तीसरी दुनिया के देश है या जो विकासशील समाज या विकासशील देश है, उनके अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनमें श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। मतलब ये अपने आप को जनता से श्रेष्ठ समझते हैं और जनता को, जनसाधारण को हीन भावना से देखते हैं। मैं दूसरे रूप में कह सकता हूं कि विकासशील देशों के अंतर्गत जो प्रशासन होता है
जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वास्तविक रूप में वो अपने आप को जनता का मालिक समझते हैं, जनता का स्वामी समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि प्रशासकों को, लोक सेवकों को, लोक प्रशासकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आप को हमेशा जनता का सेवक समझना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, मैं भारत का प्रधान सेवक बोल रहा हूं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल सकता है तो क्या फिर हमारे लोक सेवकों को इस बात का अनुकरण नहीं करना चाहिए कि हम स्वामी नहीं है, हम किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं है, हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो जनता की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं, हमारा एक ही काम है जनता की सेवा करना। अगर ये भावना सब में आ जाए तो क्या लोक प्रशासन में, प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, स्वामीपन की भावना, श्रेष्ठता की भावना ये स्वतः समाप्त नहीं हो जाएगी? जी, ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए अगली बात लेते हैं, 5वीं। इन देशों में, इन देशों का मतलब क्या है? विकासशील देशों में, विकासशील समाजों में, या तीसरी दुनिया भी कहते हैं इसको, तीसरी दुनिया। इन देशों के अफसर राजनीति करते हैं और राजनीतिक अफसरी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकासशील देशों में या विकासशील समाजों में या तीसरी दुनिया में, तीसरी दुनिया किसको कहते हैं? उपनिवेशवादी गुलामी से जो मुक्त देश हैं, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से निकले, लेकिन ये सब थे तो किसके अधीन? ब्रिटेन के अधीन थे, तो उपनिवेशी तो थे। तो वास्तविक रूप में इन देशों के जो अफसर होते हैं, अफसर का मतलब जो ये लोक प्रशासन है, लोक सेवक, प्रशासनिक अधिकारी है या लोक सेवक है, जैसे भारत के संदर्भ में बोलूंगा IAS IPS अधिकारी है, ठीक है। तो इन देशों के जो अफसर है, अफसर मतलब IAS IPS अधिकारी, इन देशों के जो अफसर है वो तो राजनीति करते हैं, और राजनीतिज्ञ जो राजनेता है वो अफसरी करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब वास्तविक रूप में जो ये विकासशील देश हैं, इनके अंतर्गत जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं तो राजनीति करते हैं, और जो राजनेता होते हैं ना वो अफसरी करते हैं, वो नौकरशाही करते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण दल निरपेक्ष राज्य कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब जो विकासशील देश है, विकासशील समाज है, या जो तीसरी दुनिया के देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, इन देशों में दल निरपेक्ष राज्य कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब जो ये कर्मचारी हैं, जैसे IAS IPS अधिकारी है, लोक सेवक है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी बात कर रहा हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी है मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दल निरपेक्ष की संख्या बहुत कम है। कोई न कोई किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, दलों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वो उनसे जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा है तो क्या फिर निष्पक्ष रूप में लोक सेवक या प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर पाएंगे? हरगिज नहीं कर पाएंगे। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि लोक प्रशासन को या प्रशासनिक अधिकारियों को या लोक सेवकों को वास्तविक रूप में किसी भी दल के साथ नहीं होना चाहिए। उन्हें दल निरपेक्ष रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दल निरपेक्ष रहना चाहिए, दल सापेक्ष नहीं। दल सापेक्ष का मतलब होता है किसी दल के साथ जुड़ जाना। तो आज हम देखते हैं लोक सेवक किसी न किसी रूप में किसी न किसी दल के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने नोट किया कि विकासशील समाजों में दल निरपेक्ष राज्य कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब दल सापेक्ष कोई न कोई किसी न किसी दल के साथ प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवक जुड़ जाता है, जो कि गलत है। वास्तविक रूप में लोक सेवकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। उनको पूर्ण रूप में दल निरपेक्ष रहते हुए निष्पक्ष रूप में सरकार के कार्यों का प्रबंध करना चाहिए। उनको किसी दल विशेष से कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी दल की सरकार आए, इससे इनका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। इन्हें तो निष्पक्ष होकर के वास्तविक रूप में सरकारी कार्यों को क्रियान्वित करना चाहिए, जबकि ऐसा विकासशील समाजों में नहीं हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए, छठा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार पाया जाता है। देखिएगा भाई, विकासशील देशों में या
तीसरी दुनिया के देशों में या विकासशील समाजों में प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा पाया जाता है। अर्थात इन देशों के अंतर्गत कोई भी कार्य कराना है तो बिना पैसे के, बिना रिश्वत के काम हो ही नहीं सकता। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का आचरण बिल्कुल भ्रष्ट है। बिना रिश्वत के गुप्त रूप में काम किए बिना ये मानते ही नहीं है। हालांकि आज हमारे भारतीय सरकार, प्रांतों की सरकारें काफी पारदर्शिता पर ध्यान दे रही हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप में रोक नहीं लग पाई है। विकासशील देशों में आज भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी कार्य बिना रिश्वत लिए नहीं किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसकी छठी विशेषता होगी। बाकी इसमें ज्यादा मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, सातवां है, आम आदमी की राय में सरकारी अधिकारी सुविधा या सेवा प्रदाता न होकर शोषक ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। विकासशील देशों के अंतर्गत जो जनसाधारण है, जन सामान्य है, जो जनता है, उनकी नजरों में वास्तविक रूप में जो ये लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी, भारत के संदर्भ में यदि मैं बोलूं तो, भारत का उदाहरण दूं तो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है वो वास्तविक रूप में जनसाधारण की नजरों में, आम जनता की नजरों में वास्तविक रूप में वो जनता की सेवा करने वाले नहीं है आम जनता की नजरों में, बल्कि वास्तविक रूप में वो जनता के शोषक हैं। ये मतलब जनता का मत है, जनता की राय है, ये जनता के विचार हैं, ये जनता की सोच है। जनता की सोच क्या है? जनता की सोच ये है कि जो हमारे लोक सेवक हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारी सेवा नहीं करते हैं, हमारे सेवक नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वामी हैं, हमारे शोषक हैं, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो ये विकासशील समाजों के अंतर्गत जो लोक सेवक है उनकी विशेषता है। आठवां है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन न तो पारदर्शी है और न जवाबदेह। ध्यान दीजिएगा, जितने भी विकासशील समाज या विकासशील देश हैं, या तीसरी दुनिया के जो देश है, 3 दुनिया बताई है ना इन्होंने, होरोविज ने, तो यहाँ पर तीसरी दुनिया या विकासशील देश या विकासशील समाज कह सकते हैं इसको हम। और तीसरी दुनिया किसको कहते हैं? जो उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश है, जैसे कि भारत ब्रिटेन से मुक्त हुआ था। भारत पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। तो इसका भावार्थ यहाँ ये होगा कि वास्तविक रूप में विकासशील देशों में लोक प्रशासन न तो पारदर्शी और न जवाबदेह, अर्थात यहाँ जो लोक प्रशासन है वास्तविक रूप में इसके द्वारा जो सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है वह पारदर्शी रूप में नहीं किया जाता है, निष्पक्ष रूप में नहीं किया जाता है, पक्षपात रूप में किया जाता है। और इसी के साथ में ये उस कार्य की जिम्मेदारी, जवाबदेहिता भी नहीं निभाते हैं। वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, विशेषकर भारत का उदाहरण दूं मैं, तो ये मंत्रिमंडल की आड़ में गलत काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल को संसद में जवाब देना पड़ता है। भारत का उदाहरण दें हम तो मंत्रिमंडल को लोकसभा के सामने जवाब देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं कि आपके विभाग में गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, तो ये वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल की आड़ से बच जाते हैं और जवाब देना पड़ता है मंत्रिमंडल को। इसलिए सीधे रूप में जो लोक सेवक होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेहिता नहीं होती है। इसलिए विकासशील देशों के अंतर्गत वास्तव में जो लोक प्रशासन होता है वह न तो पारदर्शी होता है और न ही वह जवाबदेह होता है। और अंतिम 9वीं विशेषता है, अधिकारी तंत्र में कर्मचारियों की संख्या अधिक है, इनका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्या कि अधिकारी तंत्र में कर्मचारियों की संख्या अधिक है। मतलब जितने भी विकासशील देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनमें वास्तव में अधिकारी तंत्र का मतलब जो लोक सेवक है, प्रशासनिक अधिकारी, जो लोक प्रशासन है, उनमें कर्मचारियों की संख्या तो बहुत अधिक है। मतलब कर्मचारियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही है, भर्ती ज्यादा से ज्यादा की जाती है, लेकिन इन कर्मचारियों से
इन कर्मचारियों का योगदान सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत बहुत कम योगदान है। क्या मतलब हुआ? अर्थात विकासशील देशों में ये एक विशेषता है कि यहाँ लोक सेवकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, मतलब कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रूप में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, परंतु इन कर्मचारियों के द्वारा कार्य उस तीव्र गति से नहीं किया जाता है, कार्य मंद गति से किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर लाल फीताशाही मौजूद है। ये कार्य को जल्दी नहीं करते बल्कि कार्य को धीमा धीमा धीरे धीरे करते हैं, बिल्कुल धीमी गति से। एक तरीके से मैं कहूंगा कछुआ चाल से कार्य करते हैं। कार्य में जानबूझ करके विलंब किया जाता है, और जानबूझकर विलंब किया जाता है तो राज्य व्यवस्था पर भार बढ़ता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भार बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं? कर्मचारियों की भर्ती ज्यादा करते हैं। अब कर्मचारियों की भर्ती ज्यादा की जाती है तो वेतन ज्यादा देना पड़ता है। भाई वेतन का भार तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वेतन का भार बढ़ेगा। अब वेतन का भार बढ़ रहा है लेकिन काम ये कम कर रहे हैं, तो काम कम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? इनका सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम योगदान होता है। क्या लिखा है? इनका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम या कुछ ही होता है, नाम मात्र का होता है। ये इसकी नवीं विशेषता है। आशा करता हूं विकासशील समाज में लोक प्रशासन या लोक सेवकों की जो विशेषताएं आप 9 बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ निष्कर्ष रूप में मैंने कुछ बातें नोट की हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है तो नोट करें। ये सभी देश का मतलब विकासशील समाजों या विकासशील देश या तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश का मतलब उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश। नोट कीजिएगा, तीसरी दुनिया का मतलब उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त देश तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, या विकासशील समाज या विकासशील देश कहलाते हैं। तो ये सभी देश मतलब विकासशील देश या विकासशील समाज, ये सभी देश राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन में सरकार या प्रशासन की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है। यहीं तक समझे। पहले देखिएगा, ये जो विकासशील देश है वास्तव में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन में सरकार या प्रशासन की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है? राष्ट्र निर्माण का सीधा मतलब होता है कि आप अपनी किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति निष्ठावान ना होकर राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो। राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। क्या कहा मैंने? मुझसे कोई पूछे कि आप राजस्थानी या भारतीय, अगर मैं कहता हूं राजस्थानी हूं तो इसका मतलब राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ है, और मैं कहूं कि मैं भारतीय हूं तो ये राष्ट्र निर्माण की निशानी है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में निष्ठा का केंद्र स्थानीयता से ऊपर होकर के राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मैं राजस्थानी हूं, मैं भारतीय नहीं, तो इसका मतलब मैं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं हूं, तो राष्ट्र निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति पूर्ण रूप में निष्ठावान होना। इससे नीचे के स्तर की जो संस्थाएं, चाहे प्रांत हो, स्थान स्तर हो, क्षेत्रता, उसके प्रति नहीं, बल्कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। तो इन सभी देशों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन में सरकार अर्थात प्रशासन की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है। ये ध्यान देंगे। मतलब इन सभी देशों में वास्तविक रूप में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन का जो कार्य है वह वास्तविक रूप में प्रशासन के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए प्रशासन को लाल फीताशाही, नौकरशाही, इसी के साथ में श्रेष्ठता की प्रवृत्ति, स्वामीपन की भावना, रिश्वतखोरी, इन सब से दूर हटना ही पड़ेगा, तभी ठीक ढंग से काम हो पाएगा। आगे मैंने लिखा है, अतः विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोक प्रशासन को सुगठित और क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर आप चूंकि विकास करना है, विकास की पूरी जिम्मेदारी, जवाबदारी लोक प्रशासन पर होती है, प्रशासन पर होती है, लोक सेवकों पर होती है, तो यह तभी संभव होगा। विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोक प्रशासन को सुगठित और क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। मतलब विशेषकर लोक प्रशासन को एक तो सुगठित किया जाना चाहिए और फिर उसको क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जा सकता है
तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में भी जो लोक प्रशासन है वह धीरे धीरे व्यवस्थित रूप में, क्रियाशील रूप में, सुगठित रूप में, संगठित रूप में एकजुट होकर के कार्य करेगा। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप में उस देश की राज्य व्यवस्था भी विकसित होकर रहेगी। क्यों? जब प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप में कार्य करेगी, प्रशासनिक व्यवस्था विकसित होगी, तो राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित होकर ही रहेगी। तो मूल बात यहाँ ये है कि लोक सेवक कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से, कितनी वफादारी से, कितना ज्यादा सेवा भावना से कार्य करते हैं, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वास्तविक रूप में ये सब भावनाएं उनमें मौजूद हैं। तो वहां हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तो ये हो गया विकासशील समाजों में लोक प्रशासन एवं लोक सेवकों की विशेषताएं। आप चाहें तो इसे डिजाइन कर सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है। ये बिंदु 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिंदु बाहरी रूप में आप नोट करेंगे। इस तरीके से इसको डिजाइन कीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके से डिजाइन करके आप बिंदु नोट कर सकते हैं अलग से, और उसके बाद में एक एक बिंदु की आप व्याख्या कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो या फिर स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर पर, जहाँ कहीं भी किसी भी विद्यार्थी के पास में लोक प्रशासन विषय है तो आप आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप विकासशील समाजों में लोक प्रशासन एवं लोक सेवकों की जो विशेषताएं उसको आसानी से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।